हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो चलिए आज मैं बिजनेस एनवायरनमेंट वाली प्लेलिस्ट में चैप्टर 5 डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है आपका मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, इसके पहले और अदर चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उन चैप्टर्स के सीक्वेंस में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि चैप्टर 5 पहले भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप नेम से ज़्यादा कंसीडर करिएगा एज कम्पेयर टू चैप्टर का सीक्वेंस। ठीक है, थोड़ा वो आगे पीछे हो गया है। बाकी इसके पहले हमने जो पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो आपका इकोनॉमिक्स का बेसिक पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर हमने और आगे की चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम मैक्रो की बात करें तो जहां भी मैक्रो वर्ड आ जाता है यानी बड़े की बात हो रही है। ठीक है, किसी बिग लेवल पे बात हो रही है। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी यानी ऐसी पॉलिसी जो ब्रॉडर लेवल पे होगी। ठीक है, जो पूरे ऑल ओवर द कंट्री को कंसीडर कर रही होगी, वही हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कहलाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी दो तरह की होती है। एक आपकी फिजिकल पॉलिसी होती है, दूसरी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर बात करें या गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो दो तरह की होती है। एक आपकी फिजिकल पॉलिसी है, दूसरी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है। फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट के फाइनेंस को मैनेज करती है, बजट को कंट्रोल करती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है या मनी से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो दो तरह की पॉलिसीज होती हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में। ठीक है, चलिए आगे अब हम समझते हैं डिटेल में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। तो द टर्म मैक्रो इन इकोनॉमिक्स मींस रिलेटिंग टू अ नेशन। तो मैक्रो का मतलब ही बड़ा होता है, तो जहां भी मैक्रो आ जाता है इकोनॉमिक्स में तो उसका मतलब हो जाता है पूरे देश से। ठीक है, पूरे नेशन से। ठीक है, पूरे राष्ट्र से। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मींस अ पॉलिसी अबाउट इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंट्री। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब हो गया कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक रूप से जो कंट्री की पॉलिसीज होंगी वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कहलाएंगी। मतलब जो पूरी कंट्री को कंसीडर करती होगी, केवल एक चीज को नहीं कंसीडर करती होगी। ठीक है, वही हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होगी। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रॉडर लेवल पे होगी और माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी छोटे स्तर पर होगी। ठीक है, जो किसी एक व्यक्ति की बात करेगी, जैसे कस्टमर की बात कर रही है, इन्वेस्टर की बात कर रही है, तो वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आर अ सेट ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हेल्प मैनेज एंड इन्फ्लुएंस एंड इकोनॉमीज ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया रूल्स या रेगुलेशंस है, जो कि गवर्नमेंट की मदद करता है कंट्री को मैनेज करने में, यानी इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मैनेज करने में और इकोनॉमी को स्टेबल करने में। मतलब ये जो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी है ये गवर्नमेंट की मदद कर रही है अपनी इकोनॉमी को की परफॉर्मेंस को बेटर करने में और हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने में, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में। ठीक है, इट इज लाइक अ बिग प्लान मेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक बड़ा प्लान है, हम कह सकते हैं, टू हेल्प द इकोनॉमी वर्क बेटर, जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को बेटर कर सकती है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स इकोनॉमी वाइड फिनोमिना सच एज। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, प्राइस लेवल्स हो गए, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, नेशनल इनकम हो गया। ठीक है, जीडीपी हो गया, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, चाहे पॉवर्टी की बात की जाए। तो मतलब जो बड़े मुद्दे हैं हमारे देश में, जो पूरे नेशनल लेवल पे हैं, उन मुद्दों की बात हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दो टूल्स हैं गवर्नमेंट के पास, जिससे वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैनेज करती है। ठीक है, इट इज द गवर्नमेंट्स वे ऑफ स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी एंड हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो ये हमारी जो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी है ये गवर्नमेंट के लिए बेसिकली एक टूल है या एक रास्ता है, जिसके थ्रू वो अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखती है या फिर मैनेज करती है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी को स्टेबल करने में या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ करने में गवर्नमेंट की मदद करती हैं ये दोनों पॉलिसीज, चाहे वो फिजिकल पॉलिसी हो चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो। ठीक है,
तो फिजिकल पॉलिसी इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करती है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेज करता है इकोनॉमी का, ठीक है। लेकिन हमारी जो फिजिकल पॉलिसी है ये डील करती है किसमें, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी में गवर्नमेंट की, ठीक है। मतलब फिजिकल पॉलिसी बजट को डिसाइड करती है, गवर्नमेंट का बजट फिजिकल पॉलिसी बनाती है। फिजिकल पॉलिसी के द्वारा ही गवर्नमेंट ये डिसाइड कर पाती है कि उसको कितना एजुकेशनल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कितना उसको हॉस्पिटैलिटी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कितना उसको एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है। ये सारी डिसीजन फिजिकल पॉलिसी की मदद से ही गवर्नमेंट ले पाती है, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी रिफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेब्ट। तो ये गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी है जिससे गवर्नमेंट डिसाइड कर पाती है कि कितना वो पब्लिक एक्सपेंडिचर उसको करना है, कितना टैक्सेशन करना है, कितना पब्लिक डेब्ट रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं फिजिकल पॉलिसी के इंडिया में। तो पहला हमने समझा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा हमारा टैक्सेशन होता है और तीसरा हमारा पब्लिक डेब्ट होता है, ठीक है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट करती है, ठीक है, जैसे कि वो सब्सिडीज हो गई, ट्रांसफर पेमेंट्स हो गए, वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गया, पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स हो गए, गवर्नमेंट जो सैलरीज देती है अपने एम्प्लॉयज को वो सैलरीज हो गई, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स स्पेंडिंग द गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो गवर्नमेंट अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा करके या पब्लिक एक्सपेंडिचर को घटा करके अपनी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकती है या इकोनॉमी को स्टेबल रख सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन इंक्रीज डिमांड। तो ज्यादा गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग करेगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लीडिंग टू हायर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब ज्यादा लोगों को नौकरी पे रख रही है, ज्यादा लोगों को सैलरी दे रही है, ज्यादा सब्सिडीज दे रही है, ये सारी चीजें ज्यादा हो रही है, यानी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा टैक्सेशन। तो टैक्सेशन क्या है, एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम या रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो द गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू इट्स टैक्सेशन पॉलिसी। तो अपनी टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है या असर डाल सकती है। बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस द गवर्नमेंट लीव्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस विथ मोर इनकम टू स्पेंड एंड इन्वेस्ट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब वो अपना टैक्स रिड्यूस कर देती है तो लोग क्या करने लगते हैं, ज्यादा परचेजिंग करने लगते हैं, ठीक है, उनके पास ज्यादा पैसे बचते हैं तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। लेकिन जब टैक्स बढ़ा देती है गवर्नमेंट तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है, विच कैन बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब टैक्स कम कर देगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होने लगेगा। कन्वर्सली इंक्रीजिंग टैक्सेस कैन हेल्प कूल डाउन एन ओवर हीटेड इकोनॉमी। और अगर वो टैक्स इंक्रीज कर देगी तो इकोनॉमी में कूल डाउन होने लगेगा, मतलब इकोनॉमी में लोग कम परचेस करने लगेंगे और हमारा गुड्स जो है वो बचने लगेगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है हमारी पब्लिक बोरोइंग्स। तो पब्लिक बोरोइंग्स रिफर्स टू द मीन्स बाय विच गवर्नमेंट फाइनेंस देयर एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक बोरोइंग्स के थ्रू गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर पाती है, ठीक है। अंडर इट द गवर्नमेंट राइजेस मनी फ्रॉम द डोमेस्टिक पॉपुलेशन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डोमेस्टिक पॉपुलेशन से अपना मतलब पॉपुलेशन से अपना मनी रेज करती है और फिर उसको बाहर लगाती है, सच एज बॉन्ड में, एनएससीज में, किसान विकास पत्र में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो पब्लिक बोरोइंग इज अ कॉमन प्रैक्टिस यूज टू फंड पब्लिक सर्विसेज। तो पब्लिक सर्विसेज को फंड करने के लिए पब्लिक बोरोइंग का यूज करती है गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए या फिर कंट्री की फिजिकल पॉलिसी को मैनेज करने के लिए पब्लिक बोरोइंग का यूज करती है गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेज ऑफ राइजिंग मनी। तो गवर्नमेंट का कौन कौन सा तरीका है जिसके थ्रू वो अपनी मनी जनरेट कर सकते हैं या अपने यहाँ रेवेन्यू जनरेट कर सकती है अपनी कंट्री में, ठीक है। तो द वेज ऑफ राइजिंग मनी आर टेक्निकली टर्म्ड एज सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन पब्लिक फाइनेंस। तो इसको हम सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी कह सकते हैं या वेज ऑफ राइजिंग मनी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अ गवर्नमेंट हैज 3 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट के 3 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। एक तो वो टैक्स लगा के रेवेन्यू जनरेट करती है, दूसरा वो बोरोइंग करके बाहर से लोन लेकर के करती है, तीसरा वो प्रिंटिंग न्यू मनी, नई मनी प्रिंट करके करती है, ठीक है। इन इंडिया देयर इज एन एडिशनल सोर्स इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी है जो कि है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के 3 वेज हैं मनी राइजिंग करने के या सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने के। पहला क्या है, वो टैक्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करती है गवर्नमेंट, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट करती है,
या फिर कैपिटल रिसीव्स जनरेट करती है। ठीक है, चलिए तो एक एक को हम डिटेल में समझते हैं। तो पहला है हमारा टैक्स रेवेन्यू। तो अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो टैक्स हमारा एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और हमें पे करना होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कैन रेज मनी थ्रू लीविंग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस। तो हमें पता ही है कि गवर्नमेंट के द्वारा दो तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो हमारी इनकम पे लगता है या वेल्थ पे लगता है, वही डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो सर्विसेज या गुड्स हम खरीदते हैं उस पे जो टैक्स लगता है जो कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रहा होता है, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हमारे यहाँ जीएसटी लग रहा है। ठीक है, इंडिया में हमें पता ही है कि हर जगह अब जीएसटी लग रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और ये एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है या फिर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने का गवर्नमेंट का तरीका है। ठीक है, इंडिविजुअल टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम्स एंड ड्यूटीज आर अदर मेजर सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है, तो ऐसे सारे सोर्सेज हैं जिससे गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। चलिए आप देखते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू इज इनकम दैट द गवर्नमेंट अर्न्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन थ्रू टैक्सेस। तो ऐसी इनकम जो टैक्सेस को छोड़ करके गवर्नमेंट को मिल रही है वो आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाएगी। ठीक है, दिस इंक्लूड्स अर्निंग फ्रॉम डिविडेंड्स। तो डिविडेंड से जो अर्निंग मिल रही है, या पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके जो अंडरटेकिंग मतलब पीएसयू से या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो मिल रहा है, मनी आ रही है, वो आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है या फीस आप वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी फीस जो चार्ज कर रहे हैं, जैसे कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फीस देनी होती है या अदर चीज़ों की जो फीस देनी होती है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सब आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन, प्रॉफिट्स, फाइन्स, फीस एंड अदर रिसीव्स फ्रॉम गवर्नमेंट एक्टिविटीज। गवर्नमेंट आपको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके थ्रू जो वो फीस चार्ज करती है वो सब आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाती है। ठीक है, तो दो सोर्स ऑफ इनकम हो गए गवर्नमेंट के। अब हम तीसरा समझते हैं जो कि है कैपिटल रिसीव्स। तो कैपिटल रिसीव्स आर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट कम्स फ्रॉम नॉन ऑपरेशनल सोर्सेज। तो मतलब जब कोई नॉन ऑपरेशन सोर्सेज से हमें कोई रेवेन्यू जनरेट होती है तो वो कैपिटल रिसीव्स कहलाती है। नॉन ऑपरेशनल सोर्सेज मतलब ऐसे सोर्सेज जो आप कभी कभी नहीं करते। मतलब कैपिटल रिसीव्स का मतलब हो गया कि आप किसी पूंजी वाली चीज पे खर्चा करके जब रेवेन्यू जनरेट करते हो, जैसे फिक्स्ड एसेट्स से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रही है। ठीक है, जैसे कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स है, आपने उसको बेच दी, रेवेन्यू जनरेट हो रही है, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, या फिर बैंक से लोन ले रहे हैं या हम स्टॉक या बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तो ये सब आपके मतलब जितनी भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उन सब से जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो हमारी कैपिटल रिसीव्स कहलाती है। ठीक है, चलिए तो ये तीन तरह के सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेट करने के। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल रिसीव्स। तो अगर हम कैपिटल रिसीव्स का क्लासिफिकेशन करें तो ये हमारी डेप्थ कैपिटल रिसीव्स होती है, एक हमारी नॉन डेप्थ कैपिटल रिसीव्स होती है, और एक हमारी कैपिटल रिसीव्स इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटिटीज होती है। ठीक है, तो तीन तरह की कैपिटल रिसीव्स हमारी होती है। तो चलिए शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो अगर हम मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल रिसीव्स की बात करें तो गवर्नमेंट आर डेप्ट कैपिटल रिसीव्स। तो ज्यादा हमें जो कैपिटल रिसीव्स होती है वो डेप्थ कैपिटल रिसीव्स होती है। इसमें हमारे मार्केट लोन्स आ जाते हैं या फिर स्पेशल सिक्योरिटीज पब्लिक सेक्टर बैंक जो इशू करती हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म बैंक डेप्ट आ जाते हैं, ट्रेजरी बिल आ जाता है, सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स आ जाता है, स्टेट पेंशन स्कीम्स आ जाती हैं, रिलीफ बॉन्ड्स आ जाते हैं। ये सब हमारे डेप्थ कैपिटल रिसीव्स में आ जाते हैं और ये कहीं ना कहीं एक लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के लिए कि वो इसको फ्यूचर में पे करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम डेप्थ कैपिटल रिसीव्स कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन डेप्थ कैपिटल रिसीव्स। तो नॉन डेप्थ कैपिटल रिसीव्स कोई गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं वो करती हैं। ठीक है, इनकी इसके लिए गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं होती। ठीक है, ऐसी रिसीव जो कि कोई लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं क्रिएट करती कि उन्हें फ्यूचर में इसको पे करना है, वो हमारी नॉन डेप्थ कैपिटल रिसीव्स कहलाती हैं। जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स हो गया, एडवांसेस हो गए, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स हो गया। ये सब हमारी नॉन डेप्थ कैपिटल रिसीव्स हैं जो कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं जनरेट करती कि उन्हें फ्यूचर में उसको पे करना है।
चलिए नेक्स्ट है हमारी कैपिटल रिसीव्स इन प्राइवेट एंटिटीज, मतलब प्राइवेट सेक्टर से जो कैपिटल रिसीव हो रही है वो सब हमारी कैपिटल रिसीव्स कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि फर्म से, कंपनी से या कॉरपोरेशन से कोई फंड रिसीव हो रहा है तो वो सब हमारी कैपिटल रिसीव्स में आ जाता है। चलिए अब हम समझते हैं वेज ऑफ स्पेंडिंग मनी। अभी हमने समझा था वेज ऑफ राइजिंग मनी, मतलब कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करने का कौन कौन सा जरिया है। अब हम समझने वाले हैं कि गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू को कहाँ कहाँ स्पेंड करती है, ठीक है। ये चीज हम इसमें समझने वाले हैं। तो हम बात करें तो द बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्लासिफाइज पब्लिक एक्सपेंडिचर इनटू प्लान एक्सपेंडिचर एंड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ने अपने बजट को एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर, दूसरा अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। तो इसको हर एक को सब डिवाइडेड किया गया है 3 तरह से। एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमें दोनों को समझना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू वर्ड जहां भी आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये 1 साल की बात कर रहा है, यानी 1 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, रेगुलर बेसिस पे जो किए जाते हैं, जिससे कोई एसेट्स या लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती है, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना या हर मंथ एम्प्लॉयज को सैलरी देना, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है या पब्लिक प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस कराती है, इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, सब्सिडी देती है हर मंथ, ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट। दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब जिसको हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, जिसको हम कभी कभी करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ठीक है। जो कि कोई ना कोई एसेट्स क्रिएट करता है या हमारी कोई लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। जैसे एक्वाजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, एक्वाजिशन का मतलब हो गया परचेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। जैसे कि सच एज फैसिलिटीज और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट देना या लोन का रीपेमेंट करना या पब्लिक एंटरप्राइजेस को लोन देना, ये सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं, ठीक है, जिनसे कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है या कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। चलिए, तो ये 2 तरीके हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिंग करने के। अब हम बात करते हैं कि बजटरी फ्रेमवर्क क्या होता है इंडिया का, ठीक है। तो बजटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो जो स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी है एज वेल एज रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर है, वो सब बजटरी फ्रेमवर्क में आ जाते हैं, ठीक है। तो बजटरी फ्रेमवर्क का मतलब होता है सेट ऑफ अरेंजमेंट्स, प्रोसीजर्स या रूल्स या इंस्टीट्यूशंस जो कि कंडक्ट करती हैं कुछ बजटरी पॉलिसीज को जनरल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। मतलब बजटरी फ्रेमवर्क का क्या मतलब है, ये कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या प्रोसीजर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम बजटरी फ्रेमवर्क है। इट रिफ्लेक्ट्स एंड शेप्स द कंट्रीज इकोनॉमिक लाइफ। इंडियाज बजटरी फ्रेमवर्क इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे बजट का प्रिपरेशन करना, बजट के डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, ठीक है, इकोनॉमिक या फंक्शनल क्लासिफिकेशन करना, बजट का डिवीजन करना कि कौन सा बजट कहाँ पे कितना लगेगा, ठीक है, या फिर आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बनाना। तो ये सब आपके बजटरी फ्रेमवर्क में आ जाते हैं, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ के लिए। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @@ कॉमर्स बाय हर्षिता पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो उस चैनल पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।